हेलो एवरीवन, हम आज फिर नेक्स्ट वीडियो में उपस्थित हुए हैं और भारतीय इतिहास को जानने के स्रोतों के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास तक हमने साहित्यिक स्रोत के बारे में अध्ययन किया और पहला क्योंकि भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत है वो दो भागों में हमने बांटा था। पहला साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत भारतीय इतिहास को जानने का सबसे विश्वसनीय स्रोत माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि पुरातात्विक स्रोत में कोई भी बाद में चेंज नहीं किया जा सकता, इसलिए सबसे विश्वसनीय, सबसे वैध जो स्रोत है भारतीय इतिहास को जानने का वो पुरातात्विक स्रोत है। पुरातात्विक स्रोत को 5 भागों में बांटा गया है। वैसे पुरातात्विक स्रोतों की बात करें तो इसमें अवशेष, उत्खनन से प्राप्त जो अवशेष है वो आते हैं, अभिलेख आते हैं, सिक्के, मुद्राएं, जो भवन, बहुत पुराने प्राचीन काल में जो स्मारक बने हुए हैं उनसे भी हमें भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। स्मारक है, भवन है, मंदिर है, मूर्तियां, शिव चित्र, जो गुफाएं हैं या इसके अलावा अन्य कलाकृतियां, उनके माध्यम से हमें भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अगर हमें कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो हम हाथी गुम्फा, खारगिल, उस समय कलिंग का राजा था खारगिल के हाथी गुम्फा अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। तो हम कह सकते हैं कि पुरातात्विक स्रोत भारतीय इतिहास को जानने का सर्वाधिक विश्वसनीय स्रोत माना गया है। इसके बाद में अगर हम बात करें कि पुरातात्विक स्रोत में और क्या जानकारी प्राप्त होती है, तो पुरातात्विक स्रोत अगर हम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बात करें तो उस समय की जानकारी, क्योंकि वो उत्खनन से प्राप्त जानकारी प्राप्त हो रही है हमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की, तो वो भी पुरातात्विक स्रोत में ही माना जाएगा। अतः हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी भी हमें इस पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से प्राप्त होती है। पुरातात्विक स्रोतों को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्खनन से प्राप्त पुरावशेष या अवशेष, दूसरा है अभिलेख, तीसरा सिक्के और मुद्राएं, चौथा स्मारक व भवन और पांचवा है मूर्तियां, शिव चित्र या शैलकला तथा अन्य कलाकृतियां। पहला हम इसमें जो उत्खनन से प्राप्त है वो मृत भांड, मिट्टी के बर्तन। मृत भांड का होता है मिट्टी के बर्तन, मृत भांड, औजार व उपकरण। इन पुरावशेषों में उत्खनन से प्राप्त किए अवशेष प्राप्त हुए हैं और इनके आधार पर हम भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अभिलेख है, विभिन्न प्रकार के अभिलेखों को भी अलग अलग भागों में बांटेंगे हम। सिक्के और मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है, जिसके माध्यम से हमें भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। पहला हम इसमें लेंगे उत्खनन से प्राप्त पुरावशेष। उत्खनन से प्राप्त अवशेष। उत्खनन यानी खुदाई के द्वारा जो भी वस्तुएं प्राप्त हो रही है, जो उपकरण प्राप्त हो रहे हैं, जो मृत भांड, मिट्टी के बर्तन प्राप्त हो रहे हैं, जो औजार प्राप्त हो रहे हैं, उनके आधार पर पता लगाया जा सकता है कि उस समय का समाज कैसा था, उस समय के लोग किस तरह के उपकरणों का प्रयोग करते थे। तो ये सभी चीजें खुदाई से प्राप्त हुई है और उत्खनन से प्राप्त जो चीजें हैं, जो उपकरण है, पुरावशेष है, उसके माध्यम से हम भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यानी हम इस उत्खनन से प्राप्त जो उपकरण प्राप्त हुए हैं उसी से हमने पाषाणकालीन संस्कृति का पता लगाया। पाषाणकालीन संस्कृति, पाषाणकालीन यानी पत्थरों की संस्कृति भी थी, जिस समय आदि मानव अपने लिए अधिक से अधिक पत्थर से बने औजार और उपकरणों को काम में लेता था। लेकिन कब तक का जो समय रहा वो संस्कृति है वो हमें उत्खनन से प्राप्त होती है। इसमें इस संस्कृति को 4 भागों में बांटा गया। उत्खनन से जो ये पाषाणकालीन संस्कृति है इसको 4 भागों में बांटा विद्वानों ने।
4 मृदुभांड संस्कृतियां रही है, और इसमें जो पहली संस्कृति है वो है केंद्रीय रंग युक्त मृदभांड संस्कृति। इसको अगर इंग्लिश में लिखा जाए, शॉर्ट में लिखा जाए, तो इसको कहते हैं OCE, ऑरेंज कलर्ड पेंटेड वेयर। दूसरी है काले व लाल रंग युक्त मृदभांड संस्कृति। BRC तीसरी जो संस्कृति है, तीसरी संस्कृति का नाम है चित्रित स्लेटी रंग। चित्रित स्लेटी रंग युक्त मृदभांड संस्कृति। चित्रित पेंटेड, पेंटेड स्लेटी ग्रे PGW, पेंटेड ग्रे वेयर, PGW संस्कृति। और लास्ट है चित्रित स्लेटी के बारे में है उत्तरी काली चमकीली, उत्तरी काली चमकीली रंग युक्त मृदभांड संस्कृति। नोट NBPW संस्कृति। तो इस तरह से जो मृदभांड संस्कृतियां हैं उसको 4 भागों में बांटा गया है, जिस आधार पे इस प्रकार के जो बर्तन है मिट्टी के वो प्राप्त हुए हैं मृदभांड संस्कृति के आधार पर। उत्खनन से अनेक जो सड़कें, भवन, उत्खनन से अनेक प्रकार की जो सड़क है, भवन है, स्मारक है, वो भी प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा तांबे के कांसे से तांबे और कांसे से निर्मित सामग्री, औजार है, उपकरण है, वो प्राप्त हुए हैं इस संस्कृति में, या ये जो उत्खनन से जो प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अभिलेख। नेक्स्ट आता है इसका अभिलेख। अभिलेख जैसा कि हमने देखा, प्रातःप्राकृतिक जो स्रोत है सर्वाधिक विश्वसनीय माने गए हैं, उनमें दूसरा आता है अभिलेख। अभिलेख किसी राजा के द्वारा लिखाए जाते, राजा या सामंत के द्वारा लिखवाया जाता था। उस राजा की प्रशस्ति लिखवाई जाती थी, प्रशंसा में कुछ शब्द लिखवाए जाते थे। ये सर्वाधिक विश्वसनीय क्यों है? इसका एक कारण यह है कि अगर मान लो किसी राजा के द्वारा अभिलेख लिखवाया गया तो ये किसी पत्थर या चट्टान या दीवार के ऊपर लिखवाए जाते थे और इसको मिटाया जाना मुश्किल था या इसमें चयन नहीं किया जा सकता था, इसलिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर किसी राजा ने एक बार पूरा, अगर वो चट्टान है या दीवार है वो पूरी लिखवा दी, उसके बारे में जगह नहीं छोड़ते थे। इस तरह से ये उस राजा के बारे में उसका नाम, वंश, राज चिन्ह, धर्म चिन्ह, उस समय की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति है वो इन अभिलेखों के माध्यम से प्राप्त होती है। अतः हम कह सकते हैं कि भारतीय इतिहास की जानकारी अभिलेखों के माध्यम से सर्वाधिक विश्वसनीय प्राप्त इन अभिलेखों के माध्यम से ही हो सकती है। अभिलेखों की बात करें हम तो ऐतिहासिक दृष्टि से
से इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा शासन विशेष तिथिक्रम उपलब्धियां, राजस्व उपलब्धियां, शासकों की जो तिथियां हैं, शासनकाल कब से कब तक शासन किया, ये सारी जानकारियां अभिलेखों के माध्यम से सही हमें प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा कुछ अभिलेख है उनके उदाहरण, जैसे अशोक के अभिलेख। कुछ उदाहरण अभिलेखों के, उसमें पहला आता है अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख है वो 3 भागों में बांटे गए हैं। अशोक ने 3 प्रकार के अभिलेख लिखे और अधिकतर जो इसने अभिलेख लिखे वो खरोष्टी व ब्राह्मी लिपि में लिखे। अशोक के द्वारा जो अभिलेख लिखे गए उनमें अधिकतर में खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया और ये 3 प्रकार के थे, शिलालेख, दूसरा है स्तंभलेख, और तीसरा है गुहालेख। इसमें अशोक के द्वारा गुहालेख बनवाई गई, बराबर की पहाड़ियां हैं, वहां पर इसने कुछ गुफाएं बनवाई आजीवन संप्रदाय के जो साधु थे उनको दान देने के लिए। इसी के अलावा अशोक के पौत्र दशरथ के द्वारा नागार्जुन की पहाड़ियों पर भी कुछ गुफाओं का निर्माण करवाया गया। इसके अलावा शिलालेख है, स्तंभ लेख, स्तंभों के ऊपर लेख जो लिखवाए गए स्तंभ लेख कहलाते हैं। बड़ी बड़ी शिलाओं पर जो लेख लिखवाए अशोक ने वो शिलालेख। ये बात की जाए अशोक के अभिलेखों की तो अशोक ने अपने अभिलेख है वो सार्वजनिक स्थानों पर लगवाए, सार्वजनिक जगह पर उसने ये अभिलेख रखवाए थे, तो अशोक के अभिलेख। फिर इसके बाद में क्या आता है, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। इस खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में, क्योंकि जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया उस समय वहां कलिंग का राजा खारवेल था और इस खारवेल के द्वारा जो हाथी गुम्फा अभिलेख लिखाया गया उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन रहता है। तो कलिंग युद्ध के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करनी हो तो हमें हाथी गुम्फा अभिलेख पढ़ना पड़ेगा। तो कलिंग खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। इसके अलावा हम गौतमी पुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख। गौतमीपुत्र सातकर्णी का नासिक लेख एक है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। जिस इस प्रयाग प्रशस्ति का जो रचयिता है वो हरिसेन है। प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत भाषा में लिखी गई हरिसेन के द्वारा, और इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का, समुद्रगुप्त के शासन का वर्णन मिलता है। ये हरिसेन के द्वारा लिखी गई। हरिसेन इसका राजकवि था। हरिसेन के द्वारा समुद्रगुप्त के बारे में प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई। इसके अलावा हम आगे देखते हैं वो है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इसमें सुदर्शन झील है, इसके बारे में जानकारी मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख में एक आता है चंद्रगुप्त सेकंड का मेहरौली का दो स्तंभ। चंद्रगुप्त सेकंड का मेहरौली स्तंभ। गुप्त शासक चंद्रगुप्त सेकंड का मेहरौली स्तंभ। ये मेहरौली स्तंभ है वो वर्तमान में भी स्थित है और आज तक इसके जंग नहीं लगा। ये विशेष बात है उस समय के वैज्ञानिकों की कि उन्होंने एक ऐसा मिश्रण तैयार कर दिया
कि जिस पर आज तक इस अशोक स्तंभ इस स्तंभ पर आज तक जंग नहीं लगा, लगभग 1500 वर्ष होने के बाद भी। तो ये चंद्रगुप्त का मेहरुलिक स्तंभ। इसके अलावा और भी स्कंदगुप्त का भीतरी लेख, स्कंदगुप्त का भीतरी लेख, तो इस तरह से कुछ एक आता है चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री थी प्रभावती गुप्त का नासिक ताम्र लेख। एक आता है अशोक के बराबर, अशोक का बराबर गुहा, बराबर की पहाड़ी में जो गुफाएं बना करके वहां भी अशोक ने लेख लिखवाए। बराबर की पहाड़ी पर गुफाएं बनवाई आजीवक संप्रदाय के साधनों के लिए, उनमें भी अशोक ने कुछ लेख लिखवाए, वो अशोक के। इसके अलावा अशोक का पुत्र था दशरथ ने या दशरथ का नागार्जुनी गुहा लेख। तो ये कुछ स्तंभ लेख है, कुछ शिलालेख है, कुछ गुहा लेख है, जिनके माध्यम से हमें भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद में नेक्स्ट जो तीसरा है पुरातात्विक स्रोत में, पहला हमने देखा उत्खनन से प्राप्त सामग्री, दूसरा अभिलेख और तीसरा है वो है सिक्के व मुद्राएं। सिक्के और मुद्राओं के माध्यम से भी हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। सिक्के व मुद्राएं, तो राजा अपने शासनकाल में विभिन्न प्रकार की मुद्राएं चलाते थे, विभिन्न प्रकार के सिक्के। सबसे खास बात यह है कि उस समय राजा की आर्थिक स्थिति का भी पता चलता है इन सिक्कों और मुद्राओं से। जो राजा जितना संपन्न था, जिस राजा के शासनकाल में आर्थिक समृद्धि जितनी ज्यादा थी, उस राजा का शासनकाल या उस राजा ने अपने सिक्के भी उत्कृष्ट धातु के बनवाए। जिस राजा का शासनकाल में, जिस राजा के शासनकाल में आर्थिक समृद्धि नहीं थी, आर्थिक स्थिति कमजोर थी, तो उसके सिक्के भी निम्न धातु के प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से सिक्कों और मुद्राओं के माध्यम से भी हमें तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। सिक्कों और मुद्राओं से उस समय राजा के वंश, तिथिक्रम, नाम, तिथिक्रम, धर्म, महत्वपूर्ण कार्य, धार्मिक कार्य और राजचिन्ह और धर्म चिन्ह, इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कुछ सिक्कों की हम बात करें कि समुद्रगुप्त का जो सिक्का प्राप्त हुआ है, समुद्रगुप्त का वीणा वादक, यानी किसी राजा की रुचि के बारे में यहाँ रुचि भी आएगी। राजा की रुचि, समुद्रगुप्त का जो वीणा वादक सिक्का है उसमें राजा को, समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त की रुचि संगीत में थी, उसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया। इसके अलावा इसके सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम भी लिखा हुआ है, अश्वमेध पराक्रम, यानी इस समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करवाया और वीर पराक्रम का मतलब यह है कि वीरता का प्रदर्शन किया। व्याघ्र निहंता एक शब्द भी है इसके लिए, व्याघ्र निहंता, यानी शेर को बिना हथियार के, बाघ को बिना हथियार के मारते हुए दिखाया गया है समुद्रगुप्त
को उसके सिक्कों पर। तो हम कह सकते हैं कि सिक्कों के माध्यम से विभिन्न राजशासकों के नाम, तिथियां, चित्र, वंशानुक्रम, तिथि क्रम, महत्वपूर्ण कार्य, धार्मिक कार्य, राज चिन्ह, धर्म चिन्ह आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कुमारगुप्त के जो सिक्के मिलते हैं उससे उसके धर्म के बारे में, कुमारगुप्त, ये समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त जो सेकंड है उसके पुत्र का नाम था कुमारगुप्त प्रथम, और इसके सिक्के थे कार्तिकेय प्रकार के। कार्तिकेय प्रकार, कार्तिकेय सिक्कों से पता चलता है कि ये शिव का उपासक था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो तत्कालीन जो राजा है, शासक है, उसकी धार्मिक स्थिति है, इसके धर्म की जानकारी हमें सिक्कों और मुद्राओं से मिल जाती है। सबसे पहले जो सिक्के प्राप्त हुए वो पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए। सबसे पहले पंचमार्क, और पंचमार्क सिक्कों का दूसरा नाम आहत सिक्के भी होता है। पंचमार्क सिक्के, इनको आहत सिक्के भी कहते हैं। ये जो पंचमार्क सिक्के हैं ये चांदी प्लस चांदी और तांबे के बने होते थे। चांदी और तांबे के बने होते थे पंचमार्क सिक्के, इनको आसानी से तोड़ा जा सकता था। लेखयुक्त जो मुद्रा है सबसे पहले मौर्यों के द्वारा शुरू की गई, और मौर्यों के बाद में हिंद यूनानी, मौर्यों के बाद हिंद यूनानी शासकों ने भी लेखयुक्त जो मुद्रा है वो जारी की। उसके बाद हम बात करें कुषाणों की, तो कुषाणों ने सोने और तांबे के सिक्के चलाए। कुषाणों के द्वारा भी सिक्के चलाए गए तांबे और सोने के। कुषाणों के द्वारा स्वर्ण व तांबे के सिक्के, कुषाणों के द्वारा सोने और तांबे के सिक्के चलाए। गुप्त काल में चांदी और सोने के सिक्के प्रचलन में थे। गुप्त काल में चांदी व स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन हो चुका था। तो कुषाण काल में स्वर्ण और तांबे के, और गुप्त काल में चांदी और सोने के सिक्के, इन पर राजाओं का नाम, राजचिन्ह, धर्म चिन्ह आदि जानकारी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो ये हमें विभिन्न प्रकार की जानकारी सिक्कों और इनके माध्यम से प्राप्त होती थी। अगर हम बात करें सिक्कों की, तो बयाना भरतपुर में है, और एक है जोगलथम्बी, यह है नासिक में। तो यहाँ पर गुप्तकालीन जो सिक्के हैं, गुप्तकालीन सिक्कों का ढेर मिला है। बयाना भरतपुर राजस्थान में, और जोगलथम्बी नासिक महाराष्ट्र में, यहाँ पर सिक्कों का ढेर मिला है। और ये जो जोगलथम्बी जो सिक्के हैं, जोगलथम्बी में जो सिक्के मिले हैं, हमें इनसे शक सातवाहन संघर्ष की जानकारी मिलती है। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शकों को पराजित किया, और उसने जो शकों के सिक्के थे उन सिक्कों पर अपने चिन्ह, अपने राज चिन्ह भी अंकित करवाया। इस तरह से ये जो जोगलथम्बी जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उनमें हमें शक और सातवाहन संघर्ष की जानकारी प्राप्त होती है। सिक्के और मुद्राएं, बसाड़ जो है, बसाड़ प्राचीन जो वैशाली है उसको बसाड़ के नाम से जाना जाता है, और बसाड़ में भी बसाड़, इसको प्राचीन वैशाली। यहाँ पर 274 मिट्टी की मुद्राएं मिली है।
इस तरह से हम कह सकते हैं सिक्कों और मुद्राओं के माध्यम से भी हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा हो चुका। और नेक्स्ट जो अगर हम देखें सिक्कों से जो भी जानकारी है, तिथि क्रम की जानकारी, धार्मिक जानकारी है, कला पर प्रकाश पड़ता है, आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है, तिथि क्रम का पता चल जाता है। इसके अलावा साम्राज्य की सीमाओं का ज्ञान, किसी राजा का साम्राज्य कहाँ तक था, साम्राज्य की सीमाओं का ज्ञान भी प्राप्त होता है सिक्कों के माध्यम से। सिक्कों के माध्यम से साम्राज्य की सीमाओं का ज्ञान। इसके अलावा नवीन तथ्यों का उद्घाटन, नवीन तथ्यों का रहस्योद्घाटन भी हो जाता है। शासकों की किस तरह से रुचि थी, इन सभी चीजों की जानकारी हमें सिक्कों के माध्यम से होती है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट में आता है स्मारक एवं भवन। स्मारक एवं भवन, स्मारक एवं भवन। स्मारक एवं भवन की बात करें, प्राचीन काल में बहुत सी ऐसी इमारतें थी, बहुत से ऐसे भवन थे जिनसे हमें भारतीय इतिहास की जानकारी, भारतीय कला के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और हमें प्राचीन जो जानकारी है उनसे प्राप्त होती है। हम बात करते हैं प्राचीन स्मारक में स्तूप, विहार, मठ, मंदिर, चैत्य, पुरावशेष, राजप्रासाद, दुर्ग, भवन आदि। तो स्मारक और भवनों में विभिन्न प्रकार के जैसे स्तूप है, विहार है, मठ है, मंदिर है, चैत्य, पुरावशेष, राजप्रासाद, दुर्ग, भवन आदि से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इनके माध्यम से विभिन्न प्रकार की धार्मिक जो जानकारी है वो भी हमें प्राप्त होती है। ये स्तूप, विहार है, मठ है, चैत्य है, बौद्ध धर्म से मंदिर है, ब्राह्मण धर्म है, उससे विभिन्न प्रकार के राजाओं के बड़े बड़े विशाल जो महल है, दुर्ग है, भवन, इन सबसे हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें कुछ मंदिर है जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, विष्णु का है, ये विष्णु मंदिर है। इसके अलावा भीतरी गांव का मंदिर एक है। ये गुप्तकालीन है, ये गुप्तकालीन मंदिर, दोनों गुप्तकालीन मंदिर। अवशेषों की अगर हम बात करें तो हड़प्पा व मोहन जोदड़ो के अवशेष। इसके अलावा जो कंबोडिया है उसमें अंकोर वाट का मंदिर है, सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। उससे भी हमें इतिहास की जानकारी या हिंदू धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जावा के बोरोबुदुर, इसके अलावा कंबोडिया का अंगकोर वाट का मंदिर, और एक है जावा का बोरोबुदुर मंदिर। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के मंदिर और जो स्मारक है उनके माध्यम से भी हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट जो पांचवा पार्ट है, पुरातात्विक स्रोत को हमने 5 भागों में बांटा। पहला था उत्खनन से प्राप्त अवशेष, दूसरा अभिलेख, तीसरा सिक्के और मुद्राएं, चौथा स्मारक और भवन, पांचवा हम जो
शैल चित्र है, शैल चित्र मूर्तियां अन्य कलाकृतियां। पांचवा है मूर्तियां, मूर्तियां शैल चित्रकला व अन्य कलाकृतियां। अन्य कलाकृतियां विभिन्न प्रकार की जो मूर्तियां हैं, विभिन्न प्रकार की मूर्तियों तो ये टेराकोटा जो कलाकृतियां हैं उसके माध्यम से भी हमें उस समय की धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक या आर्थिक स्थिति का पता या चलता है। उस समय का जो जीवन है, सांस्कृतिक जीवन कैसा था, इस बारे में भी हमें मूर्तियों के माध्यम से पता चलता है। प्रागैतिहासिक काल में अनेक ऐसे शिलाश्रय हमें प्राप्त हुए हैं। प्रागैतिहासिक काल में शिलाश्रय आदि मानव का मूल निवास, आदि मानव का निवास स्थान। प्राचीन काल में जो आदि मानव है वो गुफाओं में या चट्टानों के बीच में रहता था। शिलाश्रय से चट्टानों को कहते हैं, तो चट्टानों के बीच में वो अपना आवास बना करके रहता था। अपना शिकार कर लिया तो उसका जीवन जो है वो एक जंगली जानवर की तरह उसका जीवन था, और वो अपना जीवन है वो जानवरों को खा करके उसके बाद में इन शिलाओं के अंदर वो बैठा रहता था। और फिर उसके वहाँ बैठा बैठा वो कुछ आकृतियाँ उसने इन शिलाओं पर बनाई, चित्रकला चित्र वगैरह वो आज भी हमें कई जगह मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उस समय के मानव के मन में क्या विचार आते थे। और उसने जैसे कई जानवरों के चित्र भी बनाए हैं। तो इस तरह से कुछ उदाहरण हम देखें तो एक भीमबेटका, मध्य प्रदेश में भीमबेटका नामक स्थान पर शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा इन मूर्तियों और शैल चित्रकला व अन्य कलाकृतियों से हमें सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन की जानकारी प्राप्त हो रही है। प्रागैतिहासिक मानव जो निवास शिलाश्रय है वहां से भी चित्रांकन प्राप्त हुए हैं इन शिलाश्रयों में। भीमबेटका और पंचमढ़ी, भीमबेटका ये मध्य प्रदेश में है, यहाँ से शैल चित्र मिले हैं। और एक है पंचमढ़ी, यहाँ से भी शैल चित्र मिले हैं। तो इन शैल चित्रों के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त होती है। अजंता की जो चित्र, अजंता की जो गुफाएं हैं वहाँ उन गुफाओं में भी चित्रकारी की गई, वो भी हमें विभिन्न प्रकार की जानकारी प्रदान करती है। अजंता और इसके अलावा राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कोटा में भी ऐसे अलनिया, अलनिया कोटा, यहाँ भी शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा हम कुछ दुर्ग और महलों की बात करें तो उनसे भी हमें विभिन्न प्रकार की जो चित्रकला है उसकी जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट हम इसमें नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो कुछ और जो चित्रकारी है वो हमें इनसे प्राप्त होती है। आज क्लास में इतना ही।